कोई एक दो नहीं, चाहे किसी भी तरीके की शारीरिक समस्या आपको हो, किसी भी तरीके की मानसिक समस्या हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी मानसिक समस्या है या शारीरिक समस्या है, उसमें आपको जो लाभ मिलेंगे वो बड़े भारी मिलेंगे आज के इस अभ्यास से। जो आपकी मानसिक समस्याएं हैं उनमें तो पहले दिन से प्रभाव दिखेंगे, और जो शारीरिक समस्याएं हैं उनकी रिकवरी बहुत तेज हो जाएगी। और ये मैं आपको बताऊंगा विधिवत कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है, वो आपको समझ आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक अभ्यास के विषय में जो कि आपके शरीर में स्थित नाड़ियों की सफाई के लिए, उनकी शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये है नाड़ी शोधन का अभ्यास। हठ योग के अंतर्गत जो नाड़ियों का सिद्धांत है उसको हठ योग का आधार बताया गया है, और कहा गया है जिस तरीके से आपके शरीर में ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं ये पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती हैं, इसी तरीके से सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि आप काट करके उन्हें नहीं देख सकेंगे, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर एक जाल की तरह नाड़ियां आपके शरीर में फैली हुई होती हैं। और इनका काम क्या होता है, जैसे रक्त वाहिकाएं रक्त को लेकर के जाती हैं, ये जो नाड़ियां हैं ये प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को आपके पूरे शरीर में लेकर के जाती हैं। और अगर ये जो प्राण ऊर्जा है ये किसी विशेष अंग तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचती है तो उसी अंग में आपको समस्या आनी शुरू हो जाती है, कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, और इलाज काम नहीं करता है क्योंकि प्राण ऊर्जा नहीं पहुंच रही होती है। और अगर ये प्राणिक शक्ति ठीक तरीके से शरीर में फ्लो होने लगे तो आपकी जो रिकवरी है, जो रिजल्ट है दवाइयों का भी, वो भी कई गुना बढ़ जाएगा, और कई बार तो समस्याएं अपने आप ही ठीक होती हुई देखी गई हैं। साथ ही ये जो नाड़ी शोधन का अभ्यास है, अगर इसको ठीक से समझ करके किया जाए तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, आपको रेस्ट की स्थिति में ले जाता है, आपको जो आपके विचारों की चंचलता या अत्यधिक सोचने की जो आदत है उसको ये कम करता है और आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाता है। और जब आप और आगे इस अभ्यास को लेकर के जाते हैं तब ये जो अभ्यास है ये प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में कराता है, जिससे कि योगी उच्चतम साधना की स्थितियों में पहुंचते हैं। तो ये एक प्राणायाम मात्र नहीं, ये हठ योग की आधारशिला की तरह काम करता है, ऐसे आप समझें। अब हम समझते हैं कि ये जो अभ्यास है इसमें क्या सावधानियां रखनी है, और कई प्रश्न होते हैं व्यक्तियों के, क्या आसन में किस तरीके से बैठना है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर होता है, सांस कैसे भरनी है, कितनी लंबी सांस होनी चाहिए, कई प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों के अब हम आपको उत्तर यहां पर दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अनुलोम विलोम अलग से कोई अभ्यास नहीं है, ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का ही एक प्रकार, आप इसको समझ लें। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन की तैयारी भी कहा जाता है। प्रारंभिक अभ्यासी जो हैं वो अनुलोम विलोम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि इसी रेशों में आपको सांस लेना है, इतनी देर में भरना है, इतनी देर में छोड़ना है, या फिर आपको कुंभक करना है, ऐसा नहीं है। सामान्य श्वसन के साथ आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन में ये सब सावधानियां रखनी होती हैं। तो ये एक तरीके से नाड़ी शोधन की तैयारी है अनुलोम विलोम, और ये अलग से अभ्यास नहीं, नाड़ी शोधन का ये एक हिस्सा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरे स्थान पर प्रश्न होता है कि हमारे सांस की गति क्या होनी चाहिए। आपने कई स्थानों पर, कई पार्कों में बैठे हुए व्यक्तियों को अभ्यास करते देखा होगा कि वो बहुत तेजी से सांस को भर रहे होते हैं, पूरी तेजी से बाहर छोड़ रहे होते हैं, और उनके शरीर में भी कंपन हो रहा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, और वो फिर कुछ और ही अभ्यास है, वो नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास नहीं है। इसका कारण ये है कि जब आप धीमा सांस लेते हैं तो उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, और जब आप तेज गति से सांस लेते हैं उससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, और इसका कार्य बिल्कुल अलग है। जहां पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको रेस्ट में ले जाता है, शांति में ले जाता है, आपके भोजन का पाचन ठीक से होता है, शरीर की प्रक्रियाएं बहुत रिलैक्स होकर के चल रही होती हैं। वहीं पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सक्रिय होता है तो आपका पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है, आपका डाइजेशन मंद हो जाता है कुछ समय के लिए, और आप एक अलग तरीके की स्थिति में पहुंचते हैं जो कि विश्रांति और शांति की स्थिति नहीं होती है।
तो केवल सांस की गति को बदलने से ही पूरा अभ्यास बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन तेज गति से नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखें। तीसरे स्थान पर बात यह है कि सांस को किस तरीके से लेना है, पेट में भरना है, छाती में भरना है, कैसे करना है। तो देखिए, सांस जब आप अंदर लेंगे इस अभ्यास में तो पहले पेट बाहर की तरफ आएगा और ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जितना अधिक हो सके आपको सांस को गहरा ले जाना है। और सांस कब गहरा जाएगा, जब आप अधिक स्पेस उस प्राण ऊर्जा को देंगे अंदर भरने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो इसमें हम 3 लेवल ब्रीथिंग करते हैं। पहले हमने सांस को जैसे भरना शुरू किया इस तरीके से, तो इसमें पहले हमारा पेट बाहर की तरफ आएगा, ये पहला लेवल है। इसके बाद छाती हमारी फैलेगी, ये दूसरा लेवल है। और तीसरे स्थान पर हमारी जो ये क्लेविकल बोन होती है ये थोड़ी ऊपर की तरफ उठेगी और हम जैसे गले तक हवा को भर रहे हैं, प्राणवायु को भर रहे हैं, इस तरीके का हम अनुभव करेंगे। तो पहले पेट में भरेगी, उसके बाद छाती में, और उसके बाद ऊपर तक हमारे थोड़े कंधे जाएंगे और पूरा श्वास हमारा अंदर जाएगा। किस तरीके से, एक बार देख लें। इस तरीके से धीमा और गहरा सांस जाना चाहिए। सांस अंदर लेने में और छोड़ने में समय लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके की इस अभ्यास में ब्रीथिंग रहती है। अब इससे आगे प्रश्न होता है कि हम किसी भी तरीके से इसको बैठ के कर सकते हैं या फिर किसी विशेष आसन में जाकर के करें। तो देखिए, या तो पद्मासन में जाएं या फिर सिद्धासन में जाएं। सिद्धासन में ज़्यादा जोर दूंगा सिद्धासन पे, क्योंकि इसको सामान्यतः अधिकतर व्यक्ति कर सकते हैं। पद्मासन का जो अभ्यास है ये बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाता है। अधिकतर लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में ही 3-4 मिनट में घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और अभ्यास उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन में बैठने का जो एक लाभ है, यह सिद्धासन ही क्यों, इसे आप ऐसे समझें जैसे मैं अभी बैठा हूं सुखासन की स्थिति में, तो हमारे जो पैर हैं वो आगे से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और जो हमारे नितंब हैं, हिप्स हैं, वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं। और जितने भी विशेष ध्यान के अभ्यास बताए गए हैं हठ योग में, उनमें ये गलत माना गया है कि आपके पैर आगे से ऊपर की तरफ रहें, क्योंकि इससे कमर आपकी झुकनी शुरू हो जाएगी, एक दबाव आपकी रीढ़ पर यहाँ पर बनेगा। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम इस तरीके से, जैसे सिद्धासन की स्थिति में हम आते हैं, पैरों को हमने आगे कर लिया और हमने बायां पैर अपना पहले मोड़ करके अपने जेनाइटल्स और एनस के बीच में एडी को हमने स्पर्श करा लिया। अब यहीं से हम अपने दाएं पैर को लेकर के आते हैं और बाएं पैर की पिंडली और जंघा में इसको इस तरीके से लेकर के जाते हैं, और जो नीचे हमारा बायां पैर था उसको हम थोड़ा सा ऊपर, यानी कि दाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ले आते हैं। तो ये जो हमारा अभ्यास है सिद्धासन का अभ्यास, इसमें आपको आ जाना है इस अभ्यास के लिए। ऐसे आप बैठ गए। अब इस स्थिति में क्या होगा कि आपकी कमर सीधी रहेगी, और अगर कमर मुड़ी हुई है तो आप इस अभ्यास से लाभ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये जो नाड़ियां हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल नासिका के आसपास के क्षेत्र में ही संबंधित हैं। ये जो आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो इस तरीके से पूरी नीचे तक जाती है, मूलाधार तक, और फिर ये आपकी वहां से होती है चंद्र नाड़ी शुरू, यानी कि ईड़ा नाड़ी शुरू होती है। यानी कि ये नाड़ियां ऊपर से लेकर मूलाधार तक और मूलाधार से ऊपर तक ऐसे होती हैं। तो अगर आपकी कमर झुकी हुई होगी तो आपका अवरोध आ जाएगा प्राण ऊर्जा में, और प्राण शक्ति ठीक तरीके से स्पाइन के माध्यम से संचारित नाड़ियों में नहीं हो पाएगी। तो आपको अपनी रीढ़ को सीधा रखना जरूरी है, और उसके लिए सिद्धासन एक उत्तम अभ्यास है। साथ ही जब आप सिद्धासन में बैठते हैं तो मूलाधार पर जो दबाव बनता है उससे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, और उससे नाड़ियों का फिर और बेहतर तरीके से शोधन होता है, और आप एक
अच्छा प्रभाव कम समय में फिर देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य में स्थित होने के लिए मैंने कहा कि नाड़ी शोधन से मन की चंचलता शांत होती है, कम होती है। तो जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण चाहते हैं, हमारे युवा ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहते हैं, वो सिद्धासन में बैठ करके नाड़ी शोधन का अगर अभ्यास करते हैं तो ब्रह्मचर्य की सिद्धि सरलता से होगी और बहुत अच्छे उन्हें लाभ मिलेंगे। तो इतना हमने समझा आसन के विषय में। अब हम समझ लेते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको इस तरीके से विष्णु मुद्रा अपने हाथ की बना लेनी है। दाईं नासिका को बंद करना है। हमेशा बाईं नासिका से ही सांस को पहले अंदर भरना है धीमी गति से। उसके बाद बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से धीमा धीमा सांस बाहर छोड़ना है। फिर दाईं नासिका से ही पुनः भरना है और बाईं से छोड़ना है। फिर बाईं से ही भरना है और दाईं से छोड़ना है। इस तरीके से बदल बदल करके ये अनुलोम विलोम का अभ्यास है। लेकिन कमर सीधी, धीमा अभ्यास, गहरा प्राण जाएगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये तो सामान्य अनुलोम विलोम का अभ्यास हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो अभ्यास है इसमें क्या रेशो रहेगा और कैसे करना है। इसी तरीके की स्थिति में बैठे रहेंगे, इसी तरीके की हाथ की मुद्रा रखेंगे और जो अनुपात है इसमें आप घिरंड संहिता में देखेंगे तो महर्षि घिरंड ने बताया है कि 16, 64 और 32 का इसमें अभ्यास रहना चाहिए। ये जो रेशो है ये बनता है 1, 4, 2 का रेशो। जैसे कि आपने अगर 5 की गिनती तक सांस को अंदर भरा है तो आप 20 की गिनती तक सांस को अंदर रोकेंगे और अंतः कुंभक करेंगे। उसके बाद 10 की गिनती तक आप सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो ये 1, 4, 2 का रेशो है। इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से मुद्रा बना करके रखनी है। बाईं नासिका से सांस को अंदर भरा, फिर दोनों नासिकाओं को इस तरीके से आपने यहाँ पे बंद कर लिया और फिर दाईं नासिका से आपने सांस को बाहर छोड़ा। फिर दाईं से अंदर भरा, फिर से आपने दोनों नासिकाओं को बंद किया और अंदर ही सांस को रोका और फिर आपने बाईं से बाहर छोड़ दिया। तो इस तरीके का ये अभ्यास रहेगा। मैं अधिक स्पष्टता के लिए आपको बोल करके बताते हुए समझा देता हूँ कि ये 1, 4 और 2 का अनुपात कैसे है। देखिए, आपने बाईं नासिका से भरना शुरू किया इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5। अब सांस आपने बाईं से अंदर भर लिया। अब दोनों नासिकाओं को बंद कर लें और इसी तरीके से गिनती जो है 20 तक गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो रेशो है 2 वाला, यानी कि 10 की गिनती तक आपको सांस को दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से फिर आपको अंदर जो भरना है दाईं नासिका से, वो 5 की गिनती मन ही मन, मैं तो बोल के बता रहा था, आपको मन ही मन करनी है। 5 की गिनती तक फिर अंदर भरना है दाईं नासिका से, आपको रोकना है 20 की गिनती तक और आपको बाईं नासिका से छोड़ना है 10 की गिनती तक बाहर। तो ये 1, 4, 2 का रेशो आपका रहने वाला है। इस तरीके से महर्षि घिरंड ने घिरंड संहिता में इसका वर्णन किया है। तो इसमें एक रेशो भी हो गया और इसमें अंतः कुंभक यानी कि सांस को अंदर भर के अंदर रोकने का जो तरीका है वो भी इसमें जोड़ दिया जाता है। और फिर जो इसमें अधिक विश्रांति, अधिक आपको इसमें नाड़ियों की जो एक शुद्धि के लिए किया जा रहा है अधिक होगी। क्यों? जैसे आप किसी पानी का प्रवाह है कहीं और वो वहाँ पर कुछ रुक जाता है, तो आप थोड़ी देर तक पीछे पानी को अगर रोक लेंगे और एकदम से उस पानी को छोड़ेंगे तो आगे जो अवरोध है उसे हटाता हुआ पानी आगे बढ़ जाएगा।
इसी तरीके से जब आप अंतः कुंभक करते हैं तो प्राण अंदर एक प्रेशर बन जाता है प्राण ऊर्जा का, और जब आप फिर दूसरी नासिका से उसे बाहर छोड़ते हैं तो नाड़ियों में तेजी से प्रवाह प्राण का होता है और जो अवरोध हैं वो समाप्त होते हैं। तो इसमें कुंभक का भी विशेष महत्व है। शुरुआती अभ्यासी जैसे हमने कहा अनुलोम विलोम करते रहें, लेकिन 1-2-3 महीने के अभ्यास के बाद 1-4-2 के रेशो से आप इस अभ्यास को करना शुरू करें। जितना गहरा जितना धीमा हो सके उतना इसको रखने की कोशिश करें। तो इस तरीके से ये नाड़ी शोधन का अभ्यास आपके लिए रहेगा। साथ ही ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो अनुलोम विलोम ही करे, वो इसमें नाड़ी शोधन में जाकर के कुंभक का अभ्यास नहीं करेगा। साथ ही अगर प्रातःकाल इस अभ्यास को आप करेंगे तो ये आपके लिए और बेहतर रहेगा। खाली पेट अभ्यास करें, पूरे लाभ मिलेंगे। तो अपेक्षा है कि जो प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं नाड़ी शोधन से संबंधित उन पर हमने बात कर ली। भविष्य में और भी अन्य मार्गदर्शन होते रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण अभ्यास हैं उन पर हम आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।